आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी श्री अविनाश पांडे। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल। लोकसभा चुनाव के लिहाज से और आपने अभियान भी शुरू कर दिया है जी, उस लिहाज से आप आक्रामक मुद्रा में लेकिन माना जा रहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद में नैरेटिव बदल गया चुनाव का और कांग्रेस डिफेंसिव हो। मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए एयर स्ट्राइक होना स्वाभाविक है कि उसके ऊपर में लोगों का इस बारे में कंसर्न होना, और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ संबंध हमेशा हमारे उनके साथ में नाजुक ही रहे हैं। और अगर देश की सीमा पर किसी प्रकार का या देश की के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, जो आतंकवादी आक्रमण हुआ, उसका हम घोर निंदा करते हैं और पूरा देश एकजुट होकर हमारे सैनिकों के साथ, हमारे बल के साथ में है। एयर स्ट्राइक उसी का एक फॉलोअप प्रोग्राम रहा, लेकिन उसको जिस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करने का एक प्रयत्न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि मैं भी पिछले हफ्ते भर से जनता के बीच में जा रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, रैलीज हो रही हैं, वर्कर के साथ बात कर रहे हैं। वो इस चीज को भली भांति जानते हैं कि वास्तविकता में चुनाव जो है वो मुद्दों पे होगा। कोशिश जरूर है भारतीय जनता पार्टी की कि पूरे चुनाव का मुद्दा जो है, उनकी विफलताएं या उनके किए गए जो भी वादे देश की जनता के साथ किए गए थे, उन पैरामीटर्स पे ना होकर इसका नैरेटिव चेंज कर दिया जाए और इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव कर दिया जाए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद का नाम लेकर। लेकिन आप जानते हैं कि लोकतंत्र में और विशेष रूप से देश की जनता इस मामले में बहुत समझदार है। नई पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को जानती है और पिछले 5 सालों पर अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार का योगदान या किस प्रकार का वादा सरकार ने किया था और किस प्रकार से उसे पूरा करने में पूर्ण रूप से असफल रही, इस चीज को पूरे देश ने महसूस भी किया है। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर में कोशिश भले ही की जाए, एक कोशिश जरूर है कि इसका राजनीतिकरण करने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन इस नैरेटिव को सही मुद्दों पर अगर चुनाव हो, क्योंकि ये चुनाव जो है ये मामूली चुनाव नहीं है। लोकसभा का ये चुनाव देश के आने वाले 5 वर्षों का दिशा और किस डायरेक्शन में, किस हालत में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, उसका निर्णय लेने वाला चुनाव। लेकिन आप लोग मुद्दा उठा रहे थे रफाल का, आप मुद्दा उठा रहे थे बेरोजगारी का, महंगाई का, जीएसटी और नोटबंदी का, और अचानक ये सब कुछ हुआ और ऐसा लगा जैसे आप एक ट्रैप में फंस गए और आप गिनती में लग गए कि कितने लोग मारे गए। आप नहीं श्रीपाल जी, ये देखिए, इस चीज को भी, हर बात को अगर इस सरकार का एक सबसे अगर मैं दुखदाई एक रवैया अगर मैं बोलूं, तो राजनीति में उतना हर व्यक्ति को उतना विश्वास होना चाहिए अपने कर्तृत्व पर और अपने पराक्रम पर कि अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसको उसके उस प्रश्न का जवाब देना आवश्यक है। ये लोकतंत्र है और इसमें हर व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है। कहीं पर भी कांग्रेस ने या कांग्रेस पार्टी ने यह प्रश्न नहीं किया कि आप गिनती करिए, बतलाइए। ये एक जिक्र किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मीडिया प्रेस में जो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं जिसपे हमारे देश की विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, तो इसको सरकार कृपा करके स्पष्ट करे। इसमें कहीं पर भी यह प्रश्न नहीं किया गया कि किसी प्रकार से हम हमारे नौसेना के किए गए हमले पर किसी प्रकार से शंका कर रहे हैं या किसी प्रकार से शक कर रहे हैं। और ये चीज भली भांति सेना भी जानती है, लेकिन उसको जिस प्रकार से मोड़ दिया जा रहा है, जिस प्रकार से उसका स्वरूप दिया जा रहा है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन वो जो बीजेपी के नेता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी, उनका भी ये कहना है कि वायुसेना के पराक्रम को लेकर के भी आप सबूत मांग रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चीज ख्याल रखना चाहिए कि ये वायुसेना का पराक्रम अभी ही नहीं, इससे पहले भी, चाहे वो 1949 का वॉर हो, चाहे 1963 का वॉर हो या 1971 का वॉर हो, भारत उस समय भी जब इतनी ज़्यादा हम अपने सभी बाकी औजारों से और इतने जो लेटेस्ट हमारी जो
आर्म्स एंड एम्यूनिशन से उतने ज़्यादा हम परिपूर्ण नहीं थे, उस समय भी हमने पाकिस्तान को करारी मात दी थी 1971 में। और अगर आप देखें तो माननीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, हार उन्होंने मानी। ये कोई एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात रही। देश के इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, जिसने देश का मान, अभिमान और हमारी सेना का स्वाभिमान बढ़ाया है। इस चीज का जिक्र क्या आपको पिछले 15 या 20 दिन के किसी भी वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका उल्लेख भी मात्र किया गया? तो मात्र कहना यह है कि ये पूरी देश की जनता, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश का एक एक व्यक्ति आज सरकार के साथ और हमारे सेना के साथ खड़ा हुआ है। और कोई भी आंखें या एक भी शब्द अगर हमारे देश या हमारी सेना के खिलाफ में किया जाता है, उसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये तो आतंकवाद का हमला था। इसी आतंकवाद से लड़ते हुए इंदिरा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसी आतंकवाद से लड़ते हुए राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। और इसी विचारधारा से लड़ते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या यह इतिहास में दर्ज नहीं? क्या देश की जनता इस चीज को भुला चुकी है? यह एक कोशिश की जा रही है, जैसा आपने कहा कि आज कोशिश की जा रही है कि चर्चा और देश का मूड जो है वो पाकिस्तान और अगेंस्ट पाकिस्तान पर किया जाए। आज जो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है वो तो देशभक्त है, वो हिंदू है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है तो वो देशद्रोही है, वो हिंदू नहीं है। इस तरह के सवाल एक और हैं शख्स आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह। नहीं, तो आपने जो बेन सिंह ने भी आतंकवाद, बेन सिंह जी ने भी किया। अनेक, मैं आपसे एक नहीं कह रहा हूं कि अनेक नेताओं ने, आप इसमें अगर इसके बावजूद डिफेंसिव क्यों लग रही है फिर कांग्रेस? बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। ये मीडिया द्वारा ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है जो मैं नहीं समझता कि सफल होगी। मीडिया के माध्यम से, उनके वक्तव्यों के माध्यम से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए ये एक परसेप्शन, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं। साहब, आतंकवाद की हम बात कर रहे थे, एक वाक्य ऐसा भी है जब आप भी उसका शिकार होते होते बचे। देखिए, आतंकवाद ये एक विचारधारा अपने आप में बहुत विध्वंसक है। ये कोई भी राष्ट्र है, कोई उससे जुड़ी हुई नहीं होती है। मैंने बहुत नजदीकी से आतंकवाद को बहुत नजदीकी से मैं देखा है। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन में जब मैं युवा आंदोलन से जुड़ा हुआ था तो मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि जहां पर MS बिट्टा, जो उस समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उनके साथ में महासचिव था। तो हमने आतंकवाद के खिलाफ उस समय भी पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर्स में जा जाके हमने प्रदर्शन किया। उसका कारण मात्र ये था कि आपको मालूम नहीं होगा अगर मैं बताऊं तो सैकड़ों हमारे ऐसे युवा कांग्रेस के साथी जिनको इन आतंकवादियों ने, क्योंकि ये सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते थे, देश के हित में बात करते थे, आतंकवाद के विरोध में इन्होंने झंडा उठाया था, तो उनको बॉम्ब से, गोलियों से भून दिया गया, उड़ा दिया गया, उनके परिवार के, उनके घरों को उड़ा दिया गया। MS बिट्टा जी का अगर मैं जिक्र करूं तो ये वो जाबाज युवक है जिसने युवकों को एक प्रेरणा दी। पूरे पंजाब के अंदर में युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर खड़े रहे। एक सिंबल ऑफ शहादत देने का जो व्यक्ति खड़ा होकर और ओपन, खुले रूप से चैलेंज करे, ये अपने आप में एक, मैं समझता हूं कि बात है कि इस प्रकार के आंदोलन से नजदीकी से देखने के बाद मेरे सामने 17 लोगों की लाश हवा में उड़ती है और इंडियन यूथ कांग्रेस के 5 रायसीना रोड पर मेरी खुद की कार ब्लास्ट करके उसमें उड़ा जाती है। मेरा नजदीकी, सबसे नजदीकी कार्यकर्ता उसमें कोयला बन जाता है। मेरा ड्राइवर जो है वो जीवन के लिए अपंग हो जाता है। और उन लाशों को उड़ते हुए देखा जहां पर मुंडी अलग उड़ रही है और शरीर अलग उड़ रहा है। ये ऊपर वाले का कुदरत था कि एक कुछ मिनटों की फर्क से हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं। वरना ये वो विचारधारा है कि ये देश के अंदर में होने वाले जो सही अगली पीढ़ी है उनको ये प्रदूषित करना चाहती है, उनके मन में देश के विरोध में जहर। लेकिन इस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अब तो बिट्टा साहब की एक अलग लाइन नजर आती है। बिल्कुल अलग लाइन मोदी दिखता है। बिट्टा जी की लाइन राष्ट्रवाद की है, बिट्टा जी की लाइन देशभक्ति की है, बिट्टा जी की लाइन हम कांग्रेस की विचारधारा से परिपूर्ण MS बिट्टा है। उसके बारे में मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं। अच्छा, जो चुनाव चल रहा है उसमें बीजेपी ने तो कह दिया है कि कैंडिडेट डिक्लेयर जब भी होंगे हो जाएंगे,
लेकिन हर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार एक ही होगा, नरेंद्र मोदी। आपके पास क्या तोड़ है इसका? दुर्भाग्य है इस देश का कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वो मुद्दे पे होने चाहिए। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर 2014 में देश की जनता बहुत आज पछता रही है, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी इसी अपनी छवि को अगर वास्तविकता में देश के हित में अगर वो चाहते हैं तो मुद्दों पर काम कर कर अपने काम की तारीफ में अपने लोगों जन कल्याण की दुआओं के आधार पर अगर वोट मांगे तो ये देश के हित में और देश के विकास के लिए ज्यादा सहकारी होगा। अच्छा, बीजेपी में एक चर्चा आम हो चली है कि आरजी फैक्टर आपको बड़ा नुकसान करेगा। आरजी यानी राहुल गांधी की लीडरशिप, उस तरह से एक लीडरशिप क्राइसिस नजर आता है कांग्रेस में। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज को बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये आरएसएस का और बीजेपी के थिंक टैंक का ये साजिश जो है ये अभी से नहीं, पिछले 10-11 साल से चल रही है। राहुल गांधी आज इस देश की सबसे बड़ी चाहत और इस देश का सबसे चमकता हुआ और सबसे ईमानदार नेता के रूप में आज युवा भी देखता है और देश की जनता भी देखती है। जो कुछ साल पहले तक ये कोशिश की जा रही थी कि उनको किसी न किसी प्रकार से उनको नीचा दिखाकर, उनका अपमान करके, उनको ह्यूमिलेट कर कर उनकी छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन इसके विपरीत आज देश के अंदर में जहां जहां भी राहुल गांधी जी जा रहे हैं वो सिर्फ ना ही एक कांग्रेस के नेता के रूप में बल्कि एक ईमानदार और जो कहने वाले हैं उसको कर कर दिखाने वाले नेता के रूप में उनकी छवि बनी है। क्योंकि आज देश राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को जानने लगा है, और इसीलिए आपने पिछले 3 चुनाव में अगर देखा होगा तो वहां की जनता ने कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेतृत्व, राहुल गांधी जी के प्रति अपना विश्वास जाहिर किया, और जिसका नतीजा आज आप राजस्थान में देख रहे हैं कि राजस्थान में जात पात और धर्म से ऊपर उठकर यहां की सरकार ने पिछले 2 महीनों में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई समाज, कोई भेद भाव न रखते हुए किसानों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए, हमारे गरीब जनता के लिए, गरीब भाइयों के लिए, आज जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके पीने के पानी के लिए, बिजली के दरों को लेकर, किसानों के बिजली के दरों को लेकर हमारे जो रुकी हुई योजना है, जो कि राजस्थान के आगे भविष्य में अगर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो यहां पर ना ही सिर्फ रोजगार बल्कि राजस्थान का ज्योग्राफिकली भी एक महत्व बढ़ता है, और यहां के लोगों को उससे आने वाले समय में यहां की इकोनॉमिक और यहां की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। लेकिन यहाँ जो बीजेपी है वो तो ये मान करके चल रही, जिस आरजी फैक्टर की मैं बात कर रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगता है कि आरजी फैक्टर उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डालेगा मोदी जी की वजह से, और यहाँ पर आरजी फैक्टर एक अलग तरह का है, राजपूत और गुर्जर। उनका कहना है कि राजपूत तो इसलिए नाराज है कि मंत्रिमंडल में उसको कोई वरीयता नहीं मिली, और गुर्जर इसलिए नाराज है कि वो मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जैसा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही रहा कि मार्केटिंग और नैरेटिव्स नए क्रिएट करना, नए बनाना, ये एक कोशिश की जा रही है। बल्कि मैं आपसे बतला दूं कि आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी हैं, जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन उसी प्रकार से अगर आप देखें राजपूत समाज के लोग, तो जितना समर्थन और जिस प्रकार से जो बहुमत कांग्रेस को अगर मिला है तो बिना इन 2 समुदाय के मदद के, इनके दोनों के विश्वास के नहीं मिल सकता। 36 कौम ने मिलकर कांग्रेस को विश्वास दिखलाया है। आपको लगता है ये कंटिन्यू रहेगा? निश्चित रूप से। और देखिए, कांग्रेस की एक ही विशेषता है, मैं भी राजनीति का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, राजनीति के पद के पदाधिकारी के अलावा मैं भी इस बारे में अध्ययन करता रहता हूं। अगर आप ईमानदारी से अपने विचारों को रखें, और कांग्रेस की जो विचारधारा है अगर आप देखें तो चाहे आजादी का आंदोलन हो वहां से लेकर आज तक कोशिश जरूर की गई कि कांग्रेस के ऊपर में लेबल लगाया जाए कि ये जाटों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, या मुस्लिम की पार्टी है। पिछले दिनों भी कोशिश चलती रही। तो पांडे साहब, एक नारा लगता था, पूरे देश में चर्चित हुआ था, अमेठी का डंका बेटी प्रियंका। वो अब उत्तर प्रदेश और अमेठी से बाहर निकल पाएंगे राजस्थान के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों के? देखिए, प्रियंका जी का आज कांग्रेस में किसी पद पर जिम्मेदारी लेना ये आज की बात है, लेकिन जितना मैं समझता हूं या कांग्रेस के नेतागणों ने जितना नजदीक से महसूस किया है,
पर्दे के पीछे रहकर या अपने खुद के समय सीमा में रहते हुए, क्योंकि उनके पास में बाकी भी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में या बाकी चुनाव में भी जो जो मदद हो सकती है, जब कभी भी उनसे कोई अपेक्षा, उससे बढ़ चढ़कर उनने पार्टी का इससे पहले भी कार्य किया है, मदद की है। ये तो पूरा परिवार ही है जो अपना सब कुछ पार्टी के लिए और देश के लिए निछावर करता आया है, और उसी चीज की परंपरा को ये पीढ़ी भी निभा रही है। प्रियंका जी का दौरा उत्तर प्रदेश के बाहर होगा या नहीं होगा, यह निर्णय उनको स्वयं लेना है। इस बारे में जब जैसी जरूरत होगी, इससे पहले भी प्रियंका जी हों या राहुल जी हों, जब वो उपाध्यक्ष भी थे, जब जब कहीं जरूरत हुई, कहीं पार्टी अध्यक्ष ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसका आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन इस बारे में निर्णय और इस बारे में कार्य करने का उनको जिम्मेदारी ये कांग्रेस के अध्यक्ष। उनका जो स्पीच था पहला अहमदाबाद महासचिव बनने के बाद में, साबरमती का जिक्र करते हुए जी, उसकी बड़ी चर्चा है कि एक अपील उनकी तरफ से प्रभावी होगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी ने जब जिम्मेदारी संभाली थी जयपुर में जी। तो ये इम्पैक्ट इतना लंबा रहेगा चुनाव में? निश्चित रूप से ये जो ये नेचुरल फ्लो में हुई चीजें हैं, ये कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समान कोई स्टेज सेट किया हुआ ड्रामा नहीं है। गांधी परिवार का, या आप देखेंगे कि है राहुल जी हों या प्रियंका जी हों या सोनिया जी हों, ये उनका नेचुरल फ्लो है। दिस आर द ओरिजिनल पीपल दे आर, पर्सन दे आर। और उनके इसमें जो भी भावनाएं हैं, उनकी अगर किसी चीज़ से अगर जुड़ाव है या किसी चीज़ के प्रति अगर कंसर्न है, चाहे वो गरीबी हो, देश की हालत हो, महिलाओं के उत्पीड़न हो, या कांग्रेस के कार्यकर्ता की पीड़ा हो, हर चीज़ के प्रति उनका यही अप्रोच रहता है। और जो साबरमती से उनने जो संदेश दिया, या अहमदाबाद में जो उनने वक्तव्य किया, एक ही वक्तव्य अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उनने कोई राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता से उनका मतलब यही है कि अब किसी प्रकार के बहकावे में देश के लिए सही क्या है, देश के लिए निर्णय कौन सा सही होगा, उस पर जाकर आपको निर्णय लेना है। उन्हें कहीं पर किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। लेकिन आज जिस चीज से पूरे देश का बुद्धिवर्ग, देश की जनता, जो पढ़ी लिखी जनता जो समझ सकती है, वो जो जिस प्रकार का माहौल आज देश में पूरा हो रहा है, वाकई में अगर उसके ऊपर में लोगों को जागरूक करने का काम अगर उनने अपने मैसेज से, अपने संदेश से किया है, तो मैं समझता हूं कि वो संदेश अभी नहीं, आने वाले कई दिनों, कई सालों तक ही कायम रहेगा। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी है, आम धारणा ये है कि मोदी जी तो 2020 वाले अंदाज में अपनी पारी खेलते हैं और राहुल गांधी अभी भी उस टेस्ट मैच की मुद्रा में होते हैं। स्पीड का एक फर्क। शिवपाल जी, एक चीज मैं राहुल जी के व्यक्तित्व के बारे में जितना मैं समझ पाया हूं, ये देश की जनता जो समझ पाई है, उनको ना ही कोई जल्दबाजी इस चीज की है कि कोई गलत तरीके से या शॉर्टकट मेथड से सिर्फ सत्ता हासिल कर ले। उनका लक्ष्य देश का भला है, उनका लक्ष्य देश की युवकों के भलाई के लिए है, उनका भविष्य के लिए है, उनका लक्ष्य देश के किसानों के समस्या दूर करने का है, उनका लक्ष्य पूरे देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक उन्नति हो और दुनिया में देश का नाम जिस प्रकार से अब तक शान से लेते आए हैं उसी प्रकार से और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो उनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। उसके लिए वो किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करने का ना ही वो करते हैं, ना इस चीज की वो एडवाइस करते हैं। और मैं समझता हूं कि एक पृष्ठभूमि पे जहां पर अगर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अगर कोई लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं, तो आपका लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और उसके लिए गलत अगर कोई माध्यम आपने अगर लिया तो उसमें हमेशा शंका और कुशंकाएं रहती हैं। तो माननीय मोदी जी का जिक्र आपने किया, मैं निश्चित रूप से तुलना अगर आप करें तो चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विदेश दौरा हो, चाहे वो किसी धार्मिक या कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, मोदी जी ने पूरे 5 साल चुनावी भाषण ही देते आए हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इतने प्रधानमंत्री हुए देश के, मैं मोदी जी का पूरा सम्मान कहना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री का जो गरिमा होती है, एक प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा होती है, जो शब्दावली होती है, जो बोलने की शैली होती है, जो आरोप और प्रत्यारोप करने का भी जो एक स्तर होता है, देश की जनता जो अगर समझदार है तो मैं समझता हूं कि इस चीज को लेकर
निश्चित रूप से एक दुख महसूस करते हैं कि हमारे संवाद का स्तर शायद मोदी जी कायम नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह के आरोप तो कांग्रेस के नेताओं पर भी लगते हैं, खासतौर पर मणिशंकर अय्यर पे, शशि थरूर साहब पर, दिग्विजय सिंह पे, जिसको कांग्रेस नेतृत्व ने कभी ना ही स्वीकार किया और उसके ऊपर में जो एक्शन और अपनी प्रतिक्रिया देनी थी, भले ही उसका जो भी नुकसान हुआ हो, बिना उसकी परवाह किए कांग्रेस अध्यक्ष ने तुरंत उस पर एक्शन लेकर और उसमें कार्रवाई की। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, बात राजनीति पर हो रही है और राजनीति बिना सत्ता के आगे नहीं बढ़ती। आपको पूरा भरोसा है कि आप सत्ता में आएंगे, यूपीए सत्ता में आएगी? निश्चित रूप से आज जिस प्रकार के देश का मूड है, जिस प्रकार से युवकों का मूड है, जिस प्रकार से किसानों का मूड है, जिस प्रकार के देश की महिलाओं का, जनता का मूड है, जिस प्रकार से छोटे व्यापारियों का आज जो मूड है, वो बदलाव चाहती हैं। बदलाव बेहतर के लिए, बदलाव सुख के लिए, शांति के लिए, बदलाव मैत्री के लिए, बदलाव सद्भाव के लिए, जो आज जिसका अभाव सब लोग महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वह राहुल जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में और अन्य सभी विरोधी पार्टियों की मदद से निश्चित रूप से इस बदलाव लाने में हम सफल होंगे। कोई टारगेट तय किया आपने भी? जैसे अगर मैं राजस्थान की वो जिम्मेदारी, तो कह रहे हैं कि 400 के पार होगा आंकड़ा। राजस्थान के मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जिम्मेदारी हमने 25 का संकल्प लिया है और 25 की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हमने कर दी है। और आने वाले दिनों में खुद आप महसूस करेंगे कि राजस्थान की जनता को कम से कम उनको बहकावे और बहलावे में आने का अवसर हम नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।